आज हम आगे करते हैं इसके एनुअल स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2022। ठीक है, इसमें जो चीज़ इंपॉर्टेंट है, जो चीज़ यूपीपीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट है, वो चीज़ मैं आपको करवा दूंगा यहाँ से। जैसे इसका है फर्स्ट, एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट। इस रिपोर्ट को गैर सरकारी शिक्षण संगठन प्रथम द्वारा जारी किया जाता है। इस चीज़ को ध्यान रखना आपने। और इसके माध्यम से यह जांच की जाती है कि ग्रामीण भारत के कितने बच्चे स्कूल जा रहे हैं और कितने बच्चे आसान पाठ पढ़ पाने पर बुनियादी गणित करने में सक्षम है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा आप। आगे देखिए, स्मरणीय तथ्य में क्या है कि रिपोर्ट में ग्रामीण भारत के 3 से 16 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों का नामांकन स्थिति दर्ज की गई है। और इसके साथ साथ कि 5 से 16 आयु वर्ग के बच्चों को ही पढ़ने और गणित की बुनियादी क्षमताओं पर केंद्रित है। ठीक है, तो ये इसका आपका एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2022 था। इसके अलावा इसके अंदर कुछ चीज़ें यहाँ से देखेंगे, कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जो कि जैसे आपका यहाँ पर है कि सिर्फ 3 राज्यों में 15 से 16 वर्ष आयु वर्ग की अनामांकित लड़कियों का अनुपात 10% से अधिक है, जो निम्नलिखित है। मध्य प्रदेश में आपका आ गया 17%, उत्तर प्रदेश में आपका 15% हो गया, और आपका छत्तीसगढ़ में 11.2% है। तो इनमें स्थिति थोड़ी सी दयनीय है, इसको आप देख लेंगे। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पर है कि हुबली जंक्शन विश्व का सबसे लंबा रेल प्लेटफॉर्म बना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है कि हुबली जंक्शन रेल का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म बना है। यहाँ देखिए, इसके डिटेल यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट जो है वो मैं बता दे रहा हूँ। जैसे यह रेलवे स्टेशन दक्षिण पश्चिम रेलवे के हुबली रेलवे मंडल का हिस्सा है, जो हुबली धारवाड़ कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, इससे इसकी जो लंबाई है हुबली वाले की, इसकी लंबाई है आपकी 1507 मीटर की लंबाई है। इससे पहले उत्तर प्रदेश का गोरखपुर रेलवे स्टेशन का स्थित प्लेटफॉर्म था, और जिसकी लंबाई कितनी थी 1366.33 मीटर इसकी लंबाई थी। ठीक है, तो अब लगभग 1507 मीटर लंबा हुबली का रेलवे स्टेशन बन चुका है। ठीक है, आप नीचे देखिए, कुछ पॉइंट्स यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, जैसे देख सकते हैं। तो अगर इसको आप यहाँ पर, जैसे ये हुबली का है, गोरखपुर का है, कोल्लम जनसंघ का है ना, वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है। हुबली ध्यान रखिए, गोरखपुर सेकंड ध्यान रखिए। आगे देखिए, नेक्स्ट है आपका कि यहाँ पर दिया हुआ है कि विदिशा आपका 5G तकनीक लागू करने वाला पहला आकांक्षी जिला बन चुका है। ठीक है, 111 आकांक्षी जिलों में उत्तर प्रदेश के 8 जिले हैं, इतना ध्यान रखिएगा। 8 जिले नाम दे सकता है, अगर स्टेट जिलों का नाम दे तो वो भी देख लीजिए। बहराइच है, बलरामपुर, चंदौली, चित्रकूट, फतेहपुर, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, सोनभद्र, ये आपके 8 जिले यूपी के शामिल हैं। ठीक है, क्लियर है बात। आगे देखिए, इसके बाद है कि इन जो ये ज़िले हैं, जो विदिशा है वो 5G जो है टेक्नोलॉजी उसको इम्प्लीमेंट करने वाला ज़िला बन गया है। तो उसमें क्या क्या चीज़ें इम्प्लीमेंट हुई हैं। सुपर क्यूटिकल्स हैं, सुपर क्यूटिकल्स का मतलब है स्मार्ट हेल्थ कियोस्क। ठीक है, स्मार्ट हेल्थ कियोस्क होगी। एम्बूपॉड का मतलब है 5G समर्थित ऑटो एम्बुलेंस है। लॉजी AI का मतलब मोतियाबिंद रोग की त्वरित एवं प्रभावी जाँच के लिए स्मार्टफोन हो गए आपके। एशियो 5 का मतलब है फेफड़े एवं मस्तिष्क स्क्रीन हो गई। और आपका टेक्सॉर का मतलब है नवाचारी शिक्षण विधियों के लिए छात्रों हेतु AR VR 3D। ठीक है, ये चीज़ें हैं। आगे देखिए कि कोल्लम भारत का पहला संविधान साक्षर जिला बन गया है। ठीक है, कोल्लम भारत का पहला संविधान साक्षर जिला बन गया है। इसकी डिटेल में जाएंगे तो डिटेल में थोड़ी सी यहाँ पर है कि कोल्लम में सबसे पहले तो ये देखिए आप, कोल्लम में कि 7 लाख से अधिक परिवारों को संविधान के मूल सिद्धांतों पर शिक्षित किया गया है। ठीक है, केरल का डिस्ट्रिक्ट है, और ये इस अभियान के अंतर्गत शामिल लगभग 2000 प्रशिक्षकों को सीनेटर कहा गया है। ठीक है, बस इतनी सी इम्पोर्टेंट इसके अंदर बात थी, और वैसे कोई इम्पोर्टेंट बात नहीं है। आगे देखिए कि राष्ट्रीय हरित मिशन, राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को लॉन्च किया गया है। इसके कुछ एस्पेक्ट्स हैं, उसको देख लीजिए। जैसे वर्ष 2047 तक भारत को एक ऊर्जा स्वतंत्र यानी कि एनर्जी इंडिपेंडेंट राष्ट्र के रूप में रूपांतरित करने तथा लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसमें पेट्रोलियम जीवाश्म आधारित उत्पादों के विकल्प के रूप में हरित हाइड्रोजन एक सक्रिय भूमिका निभाएगा। ठीक है, साथ ही भारत ने वर्ष 2070 तक ठीक शून्य
शुद्ध शून्य उत्सर्जन हासिल करने का लक्ष्य हासिल कर लिया है। और स्मरणीय तथ्य क्या क्या इंपॉर्टेंट है कि 4 जनवरी 2023 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय ग्रीन हाउस मिशन को मंजूरी प्रदान की है। अब इसके लिए प्रारंभिक परिव्यय कितना रखा गया? 19,744 करोड़ रुपए का प्रारंभिक परिव्यय है। ठीक है, आगे देखिए 2030 तक निम्न संभावित परिणाम अपेक्षित हैं। 2030 तक कौन कौन से परिणाम आ जाएंगे वो अपेक्षित हैं? जैसे 125 गीगावाट की संबद्ध अक्षय ऊर्जा क्षमता, 5 मिलियन मीट्रिक टन की हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता। ठीक है, ये विकास इसका करना है। और इसके अलावा इसका फ़ायदा 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक जीवाश्म ईंधन जो है उसका 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक जो जीवाश्म ईंधन है उसका आप देखेंगे कि आयात में कमी आएगी। ठीक है, जीवाश्म ईंधन के आयात में कमी आएगी आपके 1 लाख से अधिक, 1 लाख करोड़ के अधिक से। और ग्रीन हाउस उत्सर्जन में लगभग 50 मिलियन मीट्रिक टन की कमी आएगी। ठीक है, ये इसके इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है, वो मैंने करवा दिया आपको। इसके अलावा इसमें इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे आपका जो है वो ये है वायनाड। वायनाड के बारे में दिया गया है। वायनाड सभी जनजातीय लोगों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला पहला जिला। ठीक है, यहाँ पर देखिए अक्षय बिग कैंपेन फॉर डॉक्यूमेंट डिजिटाइजेशंस यानी कि ABCD नामक अभियान केरल के वायनाड जिला प्रशासन द्वारा संचालित किया गया था। इन दस्तावेजों को डिजी लॉकर के माध्यम से डिजिटलीकृत किया गया है। ठीक है, इसमें इस पे ये बात है कि सुविधाओं के अंतर्गत आधार कार्ड, राशन कार्ड, मृत्यु, जन्म प्रमाण पत्र, चुनाव पहचान पत्र, बैंक खाता, स्वास्थ्य बीमा आदि इसके अंदर शामिल की गई हैं। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट था इसके अंदर। आगे देखिए, आगे आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो है भारत की सबसे लंबी एस्केप टनल। ठीक है, ये यहाँ पर देखिए आपकी उधमपुर से बारामूला तक 272 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन के निर्माण की योजना तैयार की गई है। अब इसके अंदर देखिए कौन कौन सा है कि उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट के तहत किया जा रहा है। वर्ष 2002 में इस परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया गया था। ठीक है, ये आपका हो गया। इसके अलावा इधर देखेंगे कि जो इसके अंदर T49 है जिसकी लंबाई 1275 किलोमीटर है। यह सुरंग कटरा बनिहाल खंड पर स्थित है और रामबाग जम्मू कश्मीर में स्थित T49 देश की सबसे लंबी परिवहन सुरंग है। ठीक है, T49 एक ट्विन ट्यूब सुरंग है, ट्विन ट्यूब टनल यानी कि इसका मतलब क्या है ट्विन ट्यूब टनल का कि इसके अंतर्गत मुख्य सुरंग 1275 किलोमीटर की है तथा एस्केप सुरंग, एक एस्केप सुरंग भी बनाई गई है जो 12.895 किलोमीटर लंबी है। ठीक है, एस्केप सुरंग बनाई गई है। तो अगर देखिए एस्पेक्ट सुरंग होती क्या है कि एस्केप सुरंग आपात स्थिति में बचाव एवं बहाली कार्यों को सुगम बनाएगी। ठीक है, ये इसके एक्सपेक्ट्स हो गए। आगे देखिए, अब यहाँ पर सुरंग का निर्माण, ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि सुरंग का निर्माण न्यू ऑस्ट्रेलियन टर्निंग मेथड द्वारा किया गया है। ठीक है, ये जो ऑस्ट्रियन टर्निंग मेथड इनके द्वारा किया गया है, ये यहाँ पर सुरंग का निर्माण। आगे यहाँ देखिए तमिलनाडु स्वयं का जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है तमिलनाडु। ठीक है, कि जलवायु परिवर्तन मिशन तमिलनाडु ने शुरू किया है और वो पहला राज्य बन गया है इस मिशन को शुरू करने वाला। आगे देखिए, अब इसमें इम्पॉर्टेंट जो एस्पेक्ट्स है वो मैं बता देता हूँ आपको। जैसे जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय मिशन, एक ये इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है, इसको आप पढ़ सकते हैं कि 30 जून 2008 को जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्यकारी कार्य योजना को लॉन्च किया गया था जिसमें जलवायु परिवर्तन के 8 मिशन है। ये 8 मिशन आप कई बार पढ़ भी चुके होंगे, इसको एक बार देख लीजिएगा। वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है PCS के पर्पज़ से क्योंकि ज़्यादातर इसमें से क्वेश्चन जो बनते हैं वो UPSC में बनते हैं। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं, आगे हम बढ़ते हैं इसके आगे। ये देखिए धर्मदम, ठीक है, भारत का पहला पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र बन गया है। ठीक है, इस निर्वाचन क्षेत्र में जितने भी गांव होंगे विधानसभा क्षेत्र में वहाँ पर सब में पुस्तकालय बन गई है कि केरल के कन्नूर जिले में स्थित है। ठीक है, यह केरल के 140 विधान क्षेत्र में से एक है। ठीक है, 140 विधानसभा क्षेत्र हैं केरल के, उसमें से एक है धर्मदत्त। क्लियर है बात? आगे देखते हैं इसको। यहाँ पर ये है कि
यह देश का पहला ऐसा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र है जिसके प्रत्येक स्थानीय निकाय वार्ड यानी कि एवरी लोकल बॉडीज वार्ड में पुस्तकालय है। मेरे बात पुथु वाइल नारायण पी.एन. पानिक्कर को केरल में पुस्तकालय आंदोलन के जनक के रूप में जाना जाता है। वर्ष 1996 में पी.एन. पानिक्कर के सम्मान में केरल सरकार ने 19 जून पुण्यतिथि को, उनकी पुण्यतिथि होती है, वायना दिनम यानी कि रीडिंग डे के रूप में घोषित किया था। ठीक है, आगे देखिए, विश्व का पहला पामलीफ पांडुलिपि संग्रहालय। ये देखिए, ये केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में विश्व के पहले ताड़ के पत्तों के पांडुलिपि संग्रहालय का शुभारंभ किया गया है। ठीक है, संग्रहालय पूर्ववर्ती त्रावणकोर साम्राज्य के जटिल भूमि प्रबंधन, ऐतिहासिक घोषणाओं और अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के बारे में जानकारी प्रदान करता है। ठीक है, ये यहाँ से क्लियर हो गया। आगे हम बढ़ते हैं। आगे देखिए कि भारत, यहाँ पर देखिए, भारत का सबसे बड़ा तरल अपशिष्ट उपचार संयंत्र। ठीक है, इसमें स्मरणीय तथ्य क्या इंपॉर्टेंट है कि 18 जनवरी 2023 को तिरुपति नगर निगम आंध्र प्रदेश ने फाइटोरिट तकनीक पर आधारित देश के सबसे बड़े तरल अपशिष्ट उपचार संयंत्र का उद्घाटन किया। ठीक है, संयंत्र को तिरुपति स्थित विनायक सागर झील के जल के पुनः उपयोग के उद्देश्य से स्थापित किया गया है। क्लियर है बात? आगे देखते हैं इसका। इसमें देखिए, इसमें कौन कौन से संस्थान हैं, अगर इसको देखें तो आपको थोड़ा सा इसमें आपको पता लगेगा कि यहाँ पर CSIR, ठीक है, CSIR है, नीरी है, ये संस्थान है, और फाइटोरिट अपशिष्ट जल के उपचार की एक भरोसेमंद तकनीक है। ठीक है, एशिया का सबसे बड़ा सीवेज उपचार संयंत्र है ये वाला, दिल्ली में। ठीक है, एशिया के सबसे बड़े सीवेज उपचार संयंत्र का निर्माण दिल्ली में किया जा रहा है। क्लियर है बात? आगे देखिए, हाउसिंग सोसाइटी के लिए भारत का पहला सौर संयंत्र, ये आपका TPREL टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड एवं मुंबई स्थित एक आवासीय सोसाइटी विवेरिया आपका विवेरिया कॉन्डोमिनियम, ठीक है, के माध्यम से एक समझौता हस्ताक्षरित किया गया है। आगे देखिए, महाराष्ट्र के हिमायत नगर में 3.125 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की जाएगी। ठीक है, आगे देखिए, इसमें आगे है कि जिसकी वजह से क्या होगा कि 6.15 मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को कम किया जाएगा। विवेरिया कॉन्डोमिनियम घरेलू उपयोग हेतु कैप्टिव सौर ऊर्जा का प्रयोग करने वाली देश की पहली आवासीय सोसाइटी बन जाएगी। ठीक है, आगे देखिए, केरल देश का पहला पूर्ण डिजिटल बैंकिंग राज्य, केरल देश का पहला पूर्ण डिजिटल बैंकिंग राज्य है कि राज्य में अब पात्र सभी 3.76 करोड़ खातों में कम से कम एक सेवा या उत्पाद डिजिटल के रूप में उपलब्ध है। ठीक है, एक सेवा या उत्पाद आपके डिजिटल के रूप में उपलब्ध है, तो वहाँ पर ये व्यवस्था लागू की गई है। आगे वहाँ पर ये व्यवस्था हो गई है। इसके बाद हम देखते हैं कि वर्ष 2021 में त्रिशूर इस योजना के तहत डिजिटल बैंकिंग लागू करने वाला केरल का पहला जिला बना था। ठीक है, स्मार्ट कार्यक्रम। अब स्मार्ट कार्यक्रम क्या है, ये इसको समझेंगे आप पहले। स्मार्ट का विस्तारित रूप क्या है, इसको फॉर मेन स्ट्रीमिंग आयुर्वेद रिसर्च इन टीचिंग प्रोफेशनल्स। ठीक है, ये स्मार्ट्स का विस्तारित रूप है। इस पहल के अंतर्गत ऑस्टियोआर्थराइटिस, आयरन की कमी से होने वाली एनीमिया, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस और डिस्लिपिडेमिया एंड स्मेटॉइड्स, अर्थराइटिस, मोटापा, मधुमेह, मेलिटस, सोरायसिस आदि के नवीन अनुसंधान विचारों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए किया गया है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, कुछ चीज़ें इसमें से ध्यान रखने वाली बात है, और ये नाम ध्यान रखिएगा कि ये किस पर्पज़ से है। ठीक है, ये ज़रूर ध्यान रखना है आपने कि नाम ये किस पर्पज़ से इसका किया गया है। तो अब ये आयुर्वेद के रिसर्च इंस्टीट्यूट है, तो आयुर्वेद के क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने हेतु स्मार्ट कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट लाइन है, जो ऊपर लाइनें थी वो इम्पोर्टेंट वो भी थी, उसमें से कुछ भी पूछ सकता है, बट स्टिल ये स्मार्ट कार्यक्रम ये प्रारंभ किस लिए किया गया है, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो एक ये है कि NCI CM और CCRSS इसमें ये संयुक्त रूप से इन्होंने मिल करके इसको प्रारंभ किया है। ठीक है, ये आपका हो गया। इसके बाद देखिए, इसके बाद है सरकार के आयुष मंत्रालय
के अधीनस्थ ये प्रमुख संस्थान है। ठीक है, सरकार के आयुष मंत्रालय के अधीनस्थ ये संस्थान हो गए। आगे देखिए आप, सामाजिक सामाजिक प्रगति सूचकांक 2022 भारत के राज्य एवं जिले। ठीक है, तो सामाजिक प्रगति सूचकांक कौन सा है? इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस। भारत ने सोशल प्रोग्रेस इम्परेटिव के साथ मिलकर के इसको सामाजिक प्रगति भारत नामक एक लॉन्च की पहल की है। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या है? 3 आयाम है। 3 आयाम में कौन कौन से आयाम है वो ध्यान रखिएगा। बुनियादी मानवीय आवश्यकताएं, रहन सहन के बेहतर तरीकों के आधार और अवसर, ये 3 आयाम इसके हैं। ठीक है, स्मरणीय तथ्य यहाँ पर क्या पढ़ने वाली बात है कि यह रिपोर्ट इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस, जिसके चेयरमैन अमित कपूर जी हैं, तथा वॉशिंगटन डीसी स्थित सोशल प्रोग्रेस इम्पेरेटिव्स, ठीक है, जिसके सीईओ माइकल ग्रीन द्वारा तैयार की गई है। सीईओ आपसे नहीं पूछेगा, लेकिन ये नाम ध्यान रखना चाहिए कि सामाजिक प्रगति सूचकांक। आगे देखिए, सामाजिक प्रगति सूचकांक भारत के 36 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और 707 जिलों को शामिल किया गया है, और ये प्रगति के 6 स्तर के तहत रैंकिंग आपको प्रदान की जाती है। ठीक है, प्रगति के 6 स्तर के तहत। अब देखिए यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि देश भर में पुडुचेरी को सर्वाधिक 65.99 प्राप्त हुआ है, और सभी केंद्र शासित प्रदेशों में और राज्यों में झारखंड का स्कोर सबसे न्यूनतम है। ठीक है, पुडुचेरी और झारखंड न्यूनतम। अब यहाँ पर देखिए, केंद्र शासित प्रदेश में जम्मू कश्मीर 60 पॉइंट है, और आप देखिए यहाँ पर आप उत्तर प्रदेश की स्थिति देखिए कि 49.16 है, और समग्र रैंक उत्तर प्रदेश की क्या है? 31 है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। आगे देखिए, देश में सर्वाधिक एसपीआई स्कोर आइजोल मिजोरम को प्राप्त हुआ है। ठीक है, आइजोल मिजोरम को प्राप्त हुआ है सर्वाधिक स्कोर। यहाँ पर है, नमामि गंगे पहल को संयुक्त राष्ट्र की मान्यता प्राप्त हुई है। अब ये कब स्टार्ट हुआ था? जून 2014 में केंद्र सरकार द्वारा स्टार्ट हुआ था। 100% केंद्र सरकार के वित्त पर आधारित है, कि इसमें राज्यों का कोई योगदान नहीं है। 100% केंद्र सरकार इसमें वित्त प्रोवाइड कराती है। आगे देखिए, यहाँ पर है कि ये 10 शीर्ष पुनर्स्थापन फ्लैगशिप पहलों, ठीक में से मान्यता प्राप्त है इसे। यह घोषणा मॉन्ट्रियल कनाडा में आयोजित जैव विविधता पर अभिसमय के पक्षकारों के सम्मेलन की 15वीं बैठक भाग 2 के दौरान हुई थी। ठीक है, इसके बाद है कि संयुक्त राष्ट्र पारिस्थितिकी तंत्र पुनर्स्थापन दशक की अवधि वर्ष 2021 से वर्ष 2030 तक है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, गुजरात और हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव। ठीक है, गुजरात में 2 चरणों में हुआ है, और हिमाचल प्रदेश का चुनाव 1 चरण में हुआ है। गुजरात में कुल 182 सीटें हैं। इसके अंदर मतदान 64.33% हुआ है। आगे ठीक है, लगातार सातवीं बार भारतीय जनता पार्टी बीजेपी यहाँ से जीती है। ठीक है, 182 सीटों में से भाजपा को 156 सीटों पर विजय प्राप्त हुई है, और यह सर्वाधिक इतिहास में किसी एक पार्टी द्वारा सर्वाधिक सीटें जीतने का रिकॉर्ड है। ठीक है, भूपेंद्र पटेल ने मुख्यमंत्री की शपथ ली है। जो इम्पोर्टेंट बात थी वो मैंने आपको इसके अंदर बता दी है। ठीक है, इसके अलावा देखिए, यहाँ पर देखिए, भारतीय जनता पार्टी 156 और राष्ट्रीय कांग्रेस, आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 17। इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश में क्या हुआ? विधानसभा चुनाव में कुल 68 सीटें हैं, और वोटिंग यहाँ पर बहुत अच्छी हुई है। 75.6% की वोटिंग हुई है। ठीक है, और विश्व के सबसे ऊंचे मतदान स्टेशन यहाँ पर है ताशीगंग, लाहौल स्पीति में, जिसमें 100% मतदान दर्ज किया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं कि यहाँ पर है कि नदौन निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विधायक सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री की शपथ ली है, जबकि मुकेश अग्निहोत्री ने उप मुख्यमंत्री पद ग्रहण किया है। यहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 40 और भाजपा को 25 सीटें प्राप्त हुई हैं। अब हिमालयी याक के बारे में बात करेंगे कि हिमालयी याक को खाद्य पशु का दर्जा मिला है। ठीक है, पालतू याक, जिसका आपका वैज्ञानिक नाम दे रखा है ब्रॉस ग्रूनिन, अधिक ऊंचाई पर पाया जाने वाला पशु है, जिसमें
बाइसन भैंस और मवेशी आदि शामिल हैं। ठीक है। 20वीं पशुधन जनगणना के अनुसार 2019 के अनुसार भारत में लगभग 58,000 याक हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, आगे यहाँ पर है कि खाद्य पशु फूड एनिमल वे होते हैं जिन्हें मनुष्य द्वारा पाला जाता है और खाद्य उत्पादन या उपभोग के लिए उपयोग किया जाता है। FSSAI फसाई खाद्य पशु के रूप में पहचान से याक को पारंपरिक दूध और मांस उद्योग का हिस्सा बनाने में मदद मिलेगी। ठीक है, जिससे इनकी संख्या भी बढ़ाई जा सकती है। आगे देखिए कि राष्ट्रीय याक अनुसंधान केंद्र दिरांग पश्चिम कामेंग जिला अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। इसको ध्यान रखिएगा कि कहाँ स्थित है, कामेंग जिला अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, ये चीज़ें। आगे देखिए, आगे है कि प्रयागराज आगरा और गाजियाबाद में पुलिस कमिश्नर आयुक्त आरंभ की गई है। ठीक है, पुलिस जो है वो राज्य सूची का विषय है, पुलिस को राज्य सूची का विषय माना गया है। ठीक है, ये राज्य सूची में आता है। आगे देखिए, आगे है कि आगरा गाजियाबाद प्रयागराज की नगरीय जनसंख्या 10 लाख से अधिक होने के दृष्टिगत मंत्रिपरिषद ने इन 3 जनपदों को महानगर क्षेत्र घोषित किए जाने विषयक अधिसूचना के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश 7 जिलों में पुलिस आयुक्त है। ठीक है, ये जिले भले ही भूल जाइए लेकिन ये संख्या ध्यान रखिएगा, और जिले भी ध्यान रखें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि मैचिंग में दे सकता है या ऑड वन आउट में दे सकता है कि इसमें से कौन सा जिला एक पुलिस आयुक्त के क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आ सकता है। ऐसा क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, कानपुर, वाराणसी, गाजियाबाद, आगरा, प्रयागराज। ठीक है, ये सारे के सारे ध्यान रखिएगा। स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी के बारे में बात करते हैं। स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी, ठीक है, कैंपगोड़ा प्रथम विजयनगर साम्राज्य के अधीन 16वीं शताब्दी के एक सामंतवादी शासक थे। स्थानीय रूप से नाड प्रभु कैंपगोड़ा के नाम से जाने जाते थे। इन्हें आधुनिक बेंगलोर, वर्तमान बेंगलुरु का संस्थापक माना जाता है। तो स्मरणीय तथ्य है कि यह प्रतिमा बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कैंपगोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के परिसर में स्थित होगी। ठीक है, कांसे की प्रतिमा होगी और 108 फीट ऊंची होगी, और इसके शिल्पकार रामजी सुतार, जिन्होंने स्टैचू ऑफ यूनिटी का निर्माण किया था, वही होंगे। और ये वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी आ गई है। इस प्रतिमा के नाम किसी शहर के संस्थापक की यह पहली प्रतिमा है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि कांस्य प्रतिमा है होने का दर्जा इसको वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड में दिया गया है। कुछ यहाँ पर स्टैचूज़ हैं, उसको हम देख लेते हैं। जैसे स्टैचू ऑफ बिलीफ राजस्थान में भगवान शिव की सबसे ऊंची प्रतिमा है। ठीक है, राजस्थान के राजसमंद जिले के नाथद्वारा नगर में स्थापित की गई है। स्टैचू ऑफ बिलीफ का मतलब है विश्वास स्वरूपम। ठीक, विश्वास स्वरूपम। इसकी ऊंचाई 369 फीट की गई है। ठीक है, इतने मीटर है, 12.47 मीटर। ठीक है, आगे देखिए, भगवान शिव को ध्यान की मुद्रा में बैठा दिखाया गया है इसके अंदर। ठीक है, आगे स्टैचू ऑफ पीस है, आगे बात करता है वो स्टैचू ऑफ पीस। स्टैचू ऑफ पीस देखिए कि यह है जैनाचार्य श्री विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज, ठीक है, की प्रतिमा है, और इस प्रतिमा की ऊंचाई 151 इंच है। यह प्रतिमा अष्टधातु, जिसमें तांबा मुख्य घटक है, उससे मिली गई है। ठीक है, यह प्रतिमा पाली राजस्थान में जैतपुरा स्थित विजय वल्लभ साधना केंद्र में स्थित है। आगे देखिए, स्टैचू ऑफ इक्वालिटी 11वीं सदी के महान दार्शनिक चिंतक एवं भक्त श्री रामानुजाचार्य की प्रतिमा है। यह प्रतिमा शमशाबाद, हैदराबाद, तेलंगाना स्थित त्रिदंडी चिन्नाजेयर स्वामी आश्रम में स्थापित की गई है। ठीक है, यहाँ पर है स्टैचू ऑफ इक्वालिटी को हिंदी में समता मूर्ति माना गया है। 216 फीट की ऊंचाई पर है ये मूर्ति। आगे कि बैठी हुई मुद्रा में है, बैठी हुई मुद्रा में सिटिंग पोस्चर से, और विश्व की दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा है ये वाली जो बैठी हुई मुद्रा में है। ठीक है, थाईलैंड में स्थित ग्रेट बुद्धा को बैठी हुई मुद्रा में विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा माना जाता है। 302 फीट की प्रतिमा उनकी है। ठीक है, ये चीज़ें ध्यान रखिएगा आप। आगे देखते हैं, आगे है स्टैचू ऑफ डिग्निटी। स्टैचू ऑफ डिग्निटी है, ये अयोध्या जनपद में स्वामी रामानुजाचार्य की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। ठीक है, स्टैचू ऑफ डिग्निटी यानी कि मर्यादा मूर्ति
नाम दिया गया है। हैदराबाद में स्थित स्वामी रामानुजाचार्य की 216 फीट ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ इक्वालिटी की छोटी प्रति कर दी गई है, ठीक है ना। तो उसी का एक रिप्लिका है। स्टैचू ऑफ पीस जम्मू और कश्मीर बनाई गई है। श्रीनगर जम्मू कश्मीर में स्थापित स्वामी रामानुजाचार्य की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। स्टैचू ऑफ पीस है। 4 फीट ऊंची यह प्रतिमा शुद्ध सफ़ेद मकराना संगमरमर द्वारा निर्मित है। इस प्रतिमा का वजन लगभग 600 किलोग्राम है, ठीक है। आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश का पहला ईट राइट स्टेशन, ठीक है। ईट राइट इंडिया की टैगलाइन सही भोजन बेहतर जीवन है, ठीक है। रेल यात्रियों, अधिकारियों, रेल स्टाफ आदि के लिए खाना पकाने एवं उसे परोसने के दौरान सुरक्षित रखरखाव के तरीकों के पालन को सुनिश्चित किया जा सकता है। इसके अंदर प्रयागराज रेलवे स्टेशन को भारतीय खाद्य संरक्षण और संरक्षण मानक के द्वारा ईट राइट स्टेशन प्रमाणन प्राप्त हुआ है। उत्तर प्रदेश का पहला है, उत्तर प्रदेश का पहला और उत्तर मध्य रेलवे का ये तीसरा रेलवे स्टेशन है। इसके बाद कानपुर को दिया गया है। फिर 3 दिसंबर 2019 को मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन को फसाई द्वारा देश के पहले ईट राइट स्टेशन के रूप में प्रमाणित किया गया है। इसके बाद वाराणसी कैंट को भी ये आपकी रेटिंग दी गई है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ये वीडियो यहीं पर ख़त्म करता हूँ। इसके बाद नेक्स्ट चीज़ें हम अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू।